बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों को आज की इस बैठक प्रोग्राम में खुश आमदीद। और आज हम जो है ना ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर बात करेंगे और इस इम्पॉर्टेंट मौजू पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकराम बरनी जो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर इकराम आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होता है और उसका काम क्या होता है? डॉक्टर निसार, बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये पहले तो आपको बहुत मुबारक कि आपने ये वाला प्रोग्राम शुरू किया लोगों की अवेयरनेस के लिए, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था। ऑन्कोलॉजिस्ट, जो लफ्ज़ ऑन्कोलॉजिस्ट है वो दो लफ्ज़ से बना है, ऑनको और लॉजी। लॉजी इज़ स्टडी और ऑनको कैंसर जो उसके पुराने अल्फाज हैं, तो स्टडी ऑफ कैंसर। तो ऑन्कोलॉजिस्ट तीन तरह के जनरली स्पीकिंग होते हैं: रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कीमोथेरेपी से या हार्मोन से या बाकी दवाइयों से कैंसर का इलाज करते हैं, और मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और मुझे डॉक्टर इकराम ये बताइएगा सबसे पहले कि जो ये प्रॉब्लम है ब्रेस्ट कैंसर की, ये कितनी कॉमन है पूरी दुनिया के अंदर, और इसी तरीके से आप अगर पाकिस्तान के रेफरेंस से भी बताएं और ओमान के रेफरेंस से भी बताएं कि कितना सीरियस प्रॉब्लम है। जी, तो ब्रेस्ट कैंसर जो दुनिया में जो कॉमन, जो सबसे ज़्यादा डायग्नोज होने वाले कैंसर्स हैं, उसमें से टॉप 5 में आता है, और ख़वातीन में तो सबसे कॉमन कैंसर है। पूरी दुनिया में जो डाटा जो लोग पब्लिश किया है ग्लोबोकैन में फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 मिलियन से ज़्यादा केसेस ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोज होते हैं पूरी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान में एस्टिमेट ये है कि तकरीबन 40 से 50 हज़ार ख़वातीन को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है सालाना, और ये वो नए केसेस हैं जो साल में डायग्नोज होते हैं। ओमान में जो कि रजिस्ट्री मौजूद है, यहाँ पे तकरीबन 350 से 400 केसेस नए डायग्नोज होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के हर साल। और मुझे आप ये भी बताइएगा कि ये किस एज में ज़्यादा लोग इससे अफेक्ट होते हैं? क्या इसका किसी एज के साथ ताल्लुक है इसका? जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें बड़ी वेरिएशन है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ किस्म की एजेस में लोग डायग्नोज होते हैं। जिस चीज़ को हम मीडियन एज कहते हैं, यानी कि 50% ख़वातीन की एज क्या होगी डायग्नोसिस के वक्त, वो अगर आप यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन स्टैंडर्ड से देखें तो तकरीबन 50, 55, 57 साल है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान या ओमान के हिसाब से देखें तो वो तकरीबन 43, 44 या 45 साल है। तो ये तकरीबन एक डिकेड पहले ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है बाकी दुनिया के मुकाबले में, या नॉर्दर्न अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के मुकाबले में। पाकिस्तान में तकरीबन 40% ख़वातीन को कैंसर डायग्नोज हो जाता है 40 साल से पहले, और कई दफ़े तो बहुत जल्दी भी होता है। मिसाल के तौर पे 20-22 साल की उम्र में भी मैंने खुद एक पेशेंट का इलाज किया था और उसकी उम्र 17 साल थी डायग्नोसिस के वक्त में। हालांकि उस एज में कम होता है, लेकिन यस, तकरीबन समझिए कि 25-30 साल की उम्र में कुछ लोगों को डायग्नोज होता है, लेकिन 30 से ज़्यादा एज के अंदर फिर ये डायग्नोसिस होनी शुरू होती है। और जैसे कि मैंने कहा, पाकिस्तान और ओमान में तकरीबन 40% लोगों को डायग्नोज हो जाता है 40 साल की उम्र से पहले। और डॉक्टर साहब, ये फिर इसमें हमें मालूम होना चाहिए कि इसकी वजूहात क्या है। जी, तो इसकी प्रिवेंशन के बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन इसकी सबसे पहले हमें ये ज़रूरत है कि इसकी वजूहात क्या है। जी, तो इसमें वजूहात में ये है कि बहुत सारी दफ़े तो पिन पॉइंट करना, यानी कि उंगली रख के बताना कि ये वजह है या ये वजह है, उसको तो पता नहीं चलता। लेकिन जो 2-3 वजूहात हैं जो तकरीबन अच्छे खासे लोगों में होती हैं, वो मैं अर्ज़ किए देता हूँ। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर अगर 50, 55, 60 साल की उम्र के बाद डायग्नोज हो तो उस वक्त तक ख़वातीन की मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक चुकी होती है। उसको पोस्ट मेनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। और उन ख़वातीन में 70% दफ़ा ये कैंसर डायग्नोज होता है उन लोगों में जिनको जो ओबीस होती हैं, यानी कि जिनका बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा होता है, 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होता है। तो ये बाद में बात आएगी कि प्रिवेंशन में क्या क्या कुछ करना चाहिए, लेकिन ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है, या मोटापा जिसे कहते हैं वो एक रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस के लिए। दूसरे तकरीबन 10% ख़वातीन में
ये मोरूसी यानी कि कोई जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से होता है। आपने नाम सुन रखा है जो BRCA1 और BRCA2 जीन्स जो कि फैमिली में रन करती हैं। तो तकरीबन 5 से 10%, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे थोड़ा कम, 5 से 10% दफ़ा ये BRCA जीन्स की वजह से या कुछ और जीन्स की वजह से जो BRCA से मिलती जुलती हैं, BRCA1 और BRCA2 जीन से मिलती जुलती हैं, उनकी वजह से ये कैंसर होता है। उसके अलावा बहुत सारी वजूहात और बताई जाती हैं, लेकिन उसके बारे में कोई हार्ड डाटा या ये कहना कि ये इसी वजह से हुआ है, वो कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वो फिर एक बहुत लंबी लिस्ट है, मेरे ख्याल से यहाँ पे उसका मौका नहीं है उसको डिटेल में जाने का। अच्छा, मैंने डॉक्टर इकराम ये जब यूरोप में था तो वहाँ पे मैंने देखा कि ये बड़ा कॉमन है, और वहाँ पे एक और चीज़ भी बड़ी कॉमन है कि लोग जो है ना डायरेक्ट बारबेक्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना उसको गोश्त को बना के खाते हैं। तो क्या इसके साथ भी ताल्लुक है कि या इसकी ये एक रीज़न है कि अगर आप ज़्यादा बारबेक्यू खा रहे हैं और इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं तो उससे भी कैंसर हो सकता है? बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि बड़ा कॉमन चीज़ है हमारे यहाँ पे। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, डायरेक्टली ये कहना कि बारबेक्यू खाने से ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा तो ये तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पे इसको यूँ ले लीजिए कि जैसे आपने कहा कि यूरोप में जहाँ पे एफ्लुएंस ज़्यादा है, जहाँ पे लोगों में मोटापा ज़्यादा है, वो लोग बारबेक्यू शौक से खाते हैं। उन लोगों के अंदर ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है ओबेसिटी की वजह से। लेकिन जनरली स्पीकिंग ये कहना कि ये बारबेक्यू या दूसरी तरह का खाना ये कोई डेफिनेट रिस्क फैक्टर है, ये कहना मुश्किल होता है। और डॉक्टर इकराम, अब मेरे ख्याल में हम इस मौजू पे भी बात करते हैं कि क्या इसको प्रिवेंट किया जा सकता है? जी, तो प्रिवेंशन के लिए देखिए दो तरीके की प्रिवेंशन की अमूमन बात करते हैं। एक वो जो कि प्राइमरी प्रिवेंशन है, जो कि सब लोगों को, सारी ख़वातीन को पूरी दुनिया के अंदर उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। और बाय द वे, ब्रेस्ट कैंसर आदमियों में भी हो सकता है। 1% ऑफ ऑल ब्रेस्ट कैंसर्स वो इन मेल्स मर्दों में होता है, लेकिन ज़ाहिर बात है 99% ख़वातीन में होता था। हम उसी की बात करेंगे। तो प्राइमरी प्रिवेंशन वो है जहाँ पे सब लोगों को उसका ख्याल करना चाहिए, और सेकेंडरी प्रिवेंशन वो है जहाँ पे जो हाई रिस्क यानी कि जिन लोगों में कैंसर होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, उन लोगों की बात करते हैं। तो प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन की आई थिंक जो सबसे अच्छी डेफिनेशन है वो वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड या WCRF.com पे जाके कोई भी देख सकता है। उसमें उन्होंने 10 बातें आपको बताई हैं। बी लीन यानी कि अपना वज़न कम 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर अपनी होगी, उसको रखें, ख्याल रखें कि आपका वज़न ना बढ़ने पाए, जो एवरेज BMI होती है। एक्सरसाइज करें रोज़ाना 30 मिनट और हफ्ते में कम से कम 150 मिनट। जो रेड मीट की कंजम्पशन है, जैसे कि आपने कहा बारबेक्यू वगैरह, उसको कम रखें। ख़त्म करने के लिए कोई नहीं कहता, लेकिन उसको कम रखें। 5 पोर्शंस इन अ वीक। जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उसकी कंजम्पशन को बढ़ा दीजिए। 5 पोर्शंस इन अ डे, 5 आउट ऑफ 15 पोर्शंस इन अ डे। जो हाई कैलोरी ड्रिंक्स हैं उनको या हाई कैलोरी फूड जो होते हैं उनको लिमिट कीजिए। जो प्रोसेस फूड है उसको लिमिट कीजिए। सिगरेट पीने को बिल्कुल बंद कर दें। जो लोग शराब पीते हैं उसको बिल्कुल बंद कर दें। और आखिर में ख़वातीन के लिए ये है कि वो कम से कम 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली बच्चों को ब्रेस्ट फीड पे रखें। और इन सारी चीज़ों को अगर ऑब्ज़र्व किया जाए, इन ख़वातीन में से जो लोगों ने 7, 8 या 9 इन प्रेस्क्रिप्ट जो मैंने चीज़ें बताई हैं उन पे अमल करती हैं, उन लोगों में ब्रेस्ट कैंसर होने की इंसिडेंस 30-35% कम है उन लोगों के मुकाबले में जो सिर्फ 1, 2 या 3 चीज़ों के ऊपर अमल करती हैं। थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर इकराम, ये सारे जो प्रिवेंशन और इसकी चीज़ें ये काफ़ी डिटेल मांगती हैं, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ एक अवेयरनेस कर रहे हैं। तो अगली जो हम निश्चितें होंगी उसके ऊपर हम एक के ऊपर बात भी करेंगे डिटेल के साथ। और मेरे ख्याल से सेकेंडरी प्रिवेंशन के बारे में हम जब ही बात करेंगे कि जो हाई रिस्क ख़वातीन हैं उनको क्या करना चाहिए, उसके लिए हम फिर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर मिसाल तो हम कोशिश तो करें प्रिवेंट करने की, लेकिन उसके साथ साथ क्या हम अर्ली डिटेक्शन भी कर सकते हैं? कोई स्क्रीनिंग का प्रोसेस है जिसमें हमें जल्दी पता चल जाए और अगर खुदा न खास्ता ये प्रॉब्लम है तो उसका इलाज भी फिर मुमकिन हो सके? जी बिल्कुल है। और इसके अंदर भी अगेन जो लोग एवरेज रिस्क हैं यानी कि आम ख़वातीन जो सारी लोग हैं उनके लिए अलग है, और जो हाई रिस्क हैं उनके लिए अलग बात है। तो आम तौर पे इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अपनी फैमिली हिस्ट्री मालूम हो। अगर आपके ख़ानदान में किसी को
और किसी खातून को ब्रेस्ट कैंसर है या ओवेरियन कैंसर है या यूट्राइन कैंसर है, जो रहम का कैंसर होता है वो है, या आपके मर्दों में से जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है उसमें से किसी को प्रोस्टेट कैंसर है, तो फिर आपका रिस्क बढ़ जाता है और फिर वो जेनेटिक टेस्ट वगैरह करके उसके बारे में और आगे बात की जा सकती है, जो हम अगली दफ़ा करेंगे। लेकिन अगर उन लोगों को निकाल दिया जाए तो बाकी जो लोगों को एवरेज रिस्क है, और वो रिस्क क्या है, और आई थिंक इसको डिफ़ाइन करना बड़ा ज़रूरी है। कई दफ़ा लोग कह देते हैं कि 8 में से 1 ख़वातीन को कैंसर होगा। ऐसा नहीं है। असल में ये है कि लाइफ टाइम रिस्क 1 in 8 होता है, यानी कि अगर सारी ख़वातीन 80 साल की या 85 साल की उम्र तक जिए तो उनमें रिस्क 8 में से 1 को कैंसर हो जाएगा। उन लोगों के लिए जो स्क्रीनिंग की टेस्ट है वो मेमोग्राफी है, जो स्टैंडर्ड है। 40 साल की उम्र में उनको वो टेस्ट करना चाहिए, लेकिन उससे पहले भी इम्पॉर्टेंट है, जिसको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कहते हैं। अपने सीधे हाथ से बाएं तरफ और अपने उल्टे हाथ से बाएं हाथ से दाएं तरफ, इसको फ्लैट हैंड से महीने में 1 दफ़ा इसको पैल्पेट करना चाहिए कि कोई गिल्टियाँ हैं जो कि एबनॉर्मल हैं, जो कि ख़त्म नहीं हो रही हैं। अगर हैं तो पहले चली जाइए डॉक्टर के पास मुआयना कराने के लिए। अगर नहीं है तो सालाना या हर 2 साल में मेमोग्राम कीजिए, और वो जारी रहना चाहिए 70 साल की उम्र तक। और डॉक्टर इकराम, ये क्या ये टेस्ट इजीली अवेलेबल है मेमोग्राम का, या इसके लिए कहीं आपको स्पेशल जाना पड़ता है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। अब तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में मेमोग्राम अवेलेबल है। मेरे ख्याल से जितने बड़े अस्पताल हैं हमारे बड़े शहरों के अंदर, वहाँ पे सब में मेमोग्राम मौजूद है। ये अलग बात है कि कुछ जगह के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट लेने में इशू हो सकता है, लेकिन अगर आप इसके बारे में रेगुलर हैं, एक दफ़ा आप शुरू कर दें प्रोसीजर, तो फिर अगली दफ़ा आप अगले साल का या 2 साल के बाद का अपॉइंटमेंट खुद ले सकते हैं शुरू से। और डॉक्टर इकराम, इसमें एक चीज़ मैंने देखी है कि लोग डिले कर देते हैं बहुत, यानी अक्सर जिन ख़वातीन जो सीरियस स्टेज पे पहुंच जाती हैं, वो उनके अंदर एक हेजिटेशन होती है कि डॉक्टर के पास जाना है, इस मौजू के ऊपर जाके बात करनी है। तो इसके बारे में भी आप कुछ गाइड करना चाहेंगे ख़वातीन को कि वो इसमें बिल्कुल ना घबराएं और फ़ौरन कांटेक्ट करें अगर कोई ऐसी चीज़ है तो? डॉक्टर निसार, ये मेरा ख्याल से जो आज का प्रोग्राम है और इस तरह के जो और प्रोग्राम है, उनकी सबसे बड़ी जो इसकी जो बुनियाद है वो यही है, अवेयरनेस। तो लोगों को बताया जाए कि ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है। अगर लाइफ टाइम रिस्क 1 in 8 है, इसका मतलब ये कि ये हो सकता है। पाकिस्तान में 40-50 हज़ार ख़वातीन को सालाना होता है। कोई भी खातून उससे इम्यून नहीं है। कुछ लोगों में रिस्क ज़्यादा होता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री वगैरह होती है, लेकिन बाकी ये है कि अगर कभी ऐसी गिल्टी महसूस हो, ज़रूरी नहीं है कि हर गिल्टी कैंसर हो, हर स्वेलिंग कैंसर हो, तो उसको इवेल्युएट करना ज़रूरी होता है। और इसमें आप अगर थोड़ा सा हमें डायग्नोसिस के बारे में, इसको किस तरह से डायग्नोस किया जाता है उसके बारे में भी अगर कुछ ब्रीफली बता दें। जी, तो बात डायग्नोस करने का इसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, ये जो बेहतरीन तरीका है वो बायोप्सी है। देखिए, मेमोग्राम में या किसी भी स्कैन के अंदर तो सिर्फ एक स्वेलिंग नज़र आएगी, एक मास नज़र आएगा जिसकी एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक होगी, और जो रेडियोलॉजिस्ट है, जो एक्सरे देखने वाले लोग हैं, वो सिर्फ ये बता सकते हैं कि कैंसर होने के इम्कानात कम हैं या ज़्यादा हैं या इंटरमीडिएट हैं। अगर इंटरमीडिएट या ज़्यादा हैं तो फिर बायोप्सी फ़ौरन करा लेनी चाहिए। और बायोप्सी करना, इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं कि बायोप्सी करने से फैल जाता है, क्या क्या हो जाता है। ऐसा नहीं है। बायोप्सी अगर सही से की जाए तो बायोप्सी करने से फैलता नहीं है, लेकिन बायोप्सी करने से बहुत फ़वाइद ये उसके होते हैं। पहली बात तो ये कि हर जो मास होता है वो कैंसर नहीं होता, वो कुछ और भी हो सकता है। बेनाइन, यानी कि जिसको हम बेनाइन ट्यूमर कहते हैं, वो भी हो सकता है। फिर दूसरी चीज़ ये कि कुछ ऐसे मासेस भी होते हैं ब्रेस्ट में जो कि कार्सिनोमा, जो कि कॉमन टाइप है, वो नहीं होते, बल्कि वो कुछ और होते हैं, जैसे लिम्फोमा या सिस्टोसार्कोमा एट्सेट्रा। फिर ये है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर है भी, तो पहली बात तो ये कि डायग्नोसिस हो जाएगी, तभी इलाज मुमकिन होगा। उसके बगैर तो इलाज होता नहीं। हम आगे चल के ये भी बात करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर भी अब सिर्फ एक डिजीज़ नहीं रही। ब्रेस्ट कैंसर भी कम से कम 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से उनके इलाज होते हैं। वो चीज़ भी बायोप्सी से मालूम होती है। और फिर जब एक दफ़ा डायग्नोसिस इस्टेब्लिश हो जाती है, फिर अगला स्टेप ट्रीटमेंट पे जाया जा सकता है। और डॉक्टर इकराम, क्योंकि हमारी वीडियो में हमारे पास टाइम कम है, तो भी अगर आप ब्रीफली उसकी जो ट्रीटमेंट है उसमें
क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, वो कैसे होती है, उसके ऊपर भी बता दें, क्योंकि हम इसके ऊपर डिटेल से अलग से एक प्रोग्राम करेंगे इसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के ऊपर डिटेल से। लेकिन अभी अगर आप कुछ कहना चाहें उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर। देखिए, एक दफ़ा डायग्नोसिस इस्टेब्लिश हो जाए तो अगला मरहला फिर ये देखने का है कि ये सिर्फ ब्रेस्ट के अंदर है या ये जिस्म में किसी और जगह फैला हुआ भी है। उसके लिए कुछ टेस्ट और होते हैं, जैसे कम से कम चेस्ट एक्सरे, पेट का अल्ट्रासाउंड, वरना फिर सीटी स्कैन भी हो सकता है चेस्ट और एब्डोमेन और पेल्विस का। उसके बाद फिर आगे की प्लानिंग होती है। लेकिन जनरली स्पीकिंग सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी और मोर रिसेंटली जो एंटीबॉडी, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इन 5 चीज़ों को मिला जुला के किसी न किसी किस्म का इलाज होता है। क्या इलाज होना है वो डिपेंड करता है कि कैंसर की स्टेज क्या है डायग्नोसिस के वक्त में, और बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, और मेरे ख्याल से वो हम अगली दफ़े बात करेंगे। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इकराम। और अगर आप कुछ कहना चाहें कि ये जो महीना अक्टूबर का, ये हमने मिस कर दिया कि अक्टूबर का महीना जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की इंटरनेशनल मंथ है ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहें? तो सारी दुनिया में अक्टूबर के महीने को ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस का महीना माना जाता है। इस महीने के अंदर लोग इसके बारे में बातचीत करते हैं, और इसीलिए करते हैं कि जनरल पब्लिक के अंदर उसकी अवेयरनेस पैदा हो। और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ एक दफ़ा दोबारा कि आपने ये इनिशिएटिव लिया, आज शुरू किया। लेकिन इंशाल्लाह इसको हम यहाँ नहीं रोकेंगे, इसको हर महीने कोई ना कोई कैंसर की अवेयरनेस होती है, तो हम वो भी बात करेंगे। और मेरे ख्याल से आपके नाजरीन जो देखेंगे वो अगर स्पेसिफिक सवाल करें आपकी वीडियो के बाद, और उसमें हम उनको भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि लोगों का इंटरेस्ट क्या मालूम करने के अंदर है, हम उसका भी जवाब दे सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जब हम इस वीडियो को शेयर करेंगे तो लोग उसमें अगर अपने सवाल करना चाहें तो हम उनको वेलकम करेंगे, और अगली जो हमारी निशस्त होंगी उसके अंदर हम उन सवालों के जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इकराम। बहुत शुक्रिया।